हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीपीला रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं जा पा रहा था, इसके कुछ पर्सनल रीजन थे। अब फिर कंटिन्यू करते हैं हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि संवैधानिक संस्थाओं का विकास कैसे हुआ, देश की आज़ादी तक, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद से हम लोगों को आगे देखना था कि संविधान सभा का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से संविधान सभा एक पिक्चर में आई, कौन कौन से सदस्य थे, उनका चुनाव किस प्रकार से होना था, किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया पूरी काम करनी थी। इन सब मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले थे। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन। वास्तव में संविधान सभा का गठन तो हो गया, लेकिन क्या अचानक तो हुआ ही नहीं, उसकी मांग भी चल रही थी। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले भारत में किसने संविधान सभा की गठन की मांग की, तो और कब ये मांग उठी, और कब ये तो भारतीय की तरफ से मांग थी कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, हमारा खुद का अपना संविधान होना चाहिए, और कब अंग्रेजों ने माना कि हाँ वास्तव में भारतीयों के पास संविधान सभा होना चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए 1922 में किसी एक सभा में गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों को खुद का संविधान होना चाहिए और संविधान सभा होनी चाहिए। किसी बात में बोला था गांधी जी ने। फिर उसके बाद से पहली बार 1934 में एम.एन. राय ने पहली बार संविधान सभा की मांग की कि हमारे पास संविधान सभा होना चाहिए, हमारा खुद का संविधान होना चाहिए। पहली बार एम.एन. राय, हम लिखेंगे पहली बार जो है एम.एन. राय में, तो लिखेंगे कि संविधान सभा की मांग। पहली बार जो है एम.एन. राय ने, एम.एन. राय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग की थी कि पहली बार कि हमारे देश में भी संविधान सभा होना चाहिए। ठीक, ये तो एम.एन. राय, तो इनको अकेले मांगने से तो कुछ होगा नहीं, तो इसको लोक मंच पे कांग्रेस द्वारा 1935 में आधिकारिक रूप से मांगा गया था कि हमारा खुद का संविधान सभा होना चाहिए। तो 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मांग की। ठीक, ये 1934 में एम.एन. राय और 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मांग की। फिर उसके बाद से एक आया अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त प्रस्ताव। देखिए ये दोनों तो भारतीय थे, भारत के लोग थे कि ये लोग मांग कर रहे थे कि हमको हमारा खुद का संविधान चाहिए, उसके लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए। लेकिन अगस्त प्रस्ताव ने पहली बार अंग्रेजों को भी लगा, अंग्रेजों ने भी माना कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होना चाहिए। ठीक, अंग्रेज माने कि भारतीयों के लिए अलग से संविधान सभा होगा। लेकिन हालांकि इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने क्या किया था, अस्वीकार कर दिया कि हम अगस्त प्रस्ताव नहीं मानेंगे। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन, इस क्रिप्स मिशन में भी संविधान सभा की गठन की बात की गई। और आप लोग जानते हैं कि क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि जितने भी प्रांत हैं अपनी मर्जी से चाहे अलग रहे या अलग देश बनाए या भारत संघ में सम्मिलित हों, या फिर उसके बाद से प्रांतों को भी वही किया गया, देशी रियासतों की भी वही बात कही गई। तो इसको भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया कि हम लोग भी क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर 1946 में ये सब पढ़ा चुके हैं, पहले हम लोग इस चीज की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हमको केवल यही देखना है कि संविधान सभा की मांग कब कब उठी और कब कब अंग्रेजों ने ये जाना कि संविधान सभा होना चाहिए भारतीयों के लिए। तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन में आया। में ही कैबिनेट मिशन आया और इसमें संविधान सभा का गठन का प्रावधान किया गया और इसको भारतीयों ने स्वीकार किया। और इसी आधार पे, कैबिनेट मिशन के आधार पे ही संविधान सभा का गठन हुआ। तो उसमें क्या क्या थे, देखिए इसमें 3 सदस्य थे, इसमें पहले भी हम लोग बता चुके हैं, तो लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। एक थे पैथिक लॉरेंस,
और दूसरा थे स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरा थे एबी अलेक्जेंडर। ठीक, ये 3 लोग थे जो भारतीय संविधान सभा के गठन की बात कर रहे थे और भारतीयों को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा और भारतीयों को आजादी देने की बात कर रहे थे। तो ये सब हुआ। अब देखिए कैबिनेट मिशन योजना क्या क्या था और किस किस प्रकार से भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसके लिए हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए इसमें कैबिनेट मिशन योजना में यह योजना तैयार की गई कि पूरा मिलाकर के 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे इसके संविधान सभा के, जिसमें से 296 जो है वो प्रांतों से आएंगे, प्रांतों प्लस कमिश्नरी क्षेत्र, क्षेत्र से, और जो बाकी जो थे, जो 93 सीट थी वह देशी रियासतों से आएगी। यही एक व्यवस्था की गई थी। तो इसमें जो है वह निर्वाचन से, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आएगा और एकल संक्रमणी मत द्वारा। ये जिस प्रकार से आज के टाइम में राष्ट्रपति का चुनाव होता था, उसी आधार पे इनको कहा गया कि आप जो है एकल संक्रमणी मत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के। मत क्या होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव को, वहां पे हम लोग विस्तृत में चर्चा करेंगे और वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे अपने स्तर पे इस व्हाइट बोर्ड पे। ठीक, ये व्यवस्था की गई। अब यहाँ से जो है ये चुनाव होना था और यहाँ इतने सदस्य जो है मनोनयन इस प्रकार से आने थे। अब देखते हैं कि कौन कौन आया और किस प्रकार से क्या क्या आगे प्रक्रिया बढ़ी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद से जो 296 सदस्यों का जो चुनाव होना था, तो चुनाव में जो क्या हुआ, अप्रत्यक्ष पहली बार जो है इसमें देखिए ये चुनाव हुआ। अब 296 सदस्यों का चुनाव होना था, 296 सदस्य का चुनाव। अब इस चुनाव में देखिए चुनाव क्या है, चुनाव क्या था, अप्रत्यक्ष। ठीक, और वयस्क मताधिकार, अप्रत्यक्ष था, वयस्क मताधिकार था और सभी वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था। देखिए इसमें जो है 15 महिला जो है 15 महिला जीत करके आई थी, कब आई थी, इसमें 15 महिला जीत के आई थी। तो आपको ये जान लेना है कि 296 सदस्यों में कौन कौन पार्टी कितना सीट प्राप्त की। देखिए एक थी कांग्रेस, मुस्लिम लीग, निर्दल, फिर छोटी पार्टी है। कांग्रेस जो है 208 सीटें मिला इसको 296 में, और इसको 72 सीटें मिली, 8 सीटें निर्दल को मिला और 7 इसको मिला, कुल मिला करके 296 सदस्य हो गए। और देशी रियासतों के जो थे प्लस 93 जो थे देशी रियासतों के थे, इतने सदस्य थे। अब ये चुनाव हो गया। अब देखिए चुनाव का ऐसा आरोप लगाया जाता है कि इसमें कभी कभी लिखा था कि हम भारत के लोग से शुरू होता है। तो संविधान हम भारत के लोगों ने ही उस समय जब 26 नवंबर 1949 को जब उस पर सिग्नेचर हो रहा था, तो उस पे ऐसा आरोप लगाया जाता है कि ये जो चुन के लोग आए थे ये केवल 10% लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे, क्योंकि जो प्रांतों में जो विधायक थे वही लोग इन सदस्यों को चुन करके ही भेजा था। और आप जानते हैं कि उन लोगों का जो चुनाव हुआ था वो शिक्षा के आधार पे और संपत्ति के आधार पे, उस समय जो पूरा जो चुने हुए लोग थे, 296 सदस्य में जो चुने हुए लोग थे वो विधायक ही इन सदस्यों को चुन करके आते थे। और वो जो विधायक लोग थे प्रांतों में, वह केवल 10% सदस्यों को ही प्रतिनिधित्व करते थे, क्योंकि 10% ही लोग उनको वोट दिए थे। उस समय वयस्क मताधिकार नहीं था, उस समय केवल संपत्ति के आधार पर और शिक्षा के आधार पर ही शिक्षित वर्ग ही उनको वोट दे करके विधायक बनाया था। तो वही लोग इस पे
भी चर्चा होती है। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उस पर विस्तृत में चर्चा करेंगे इसकी फिर। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया। अब सदस्य भी चुनाव हो गया। अब पहली बैठक होना था, तो पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक हुआ संविधान के उहापो में हुआ, क्योंकि इस समय जो है जब पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, इसमें मुस्लिम लोग ने बहिष्कार कर दिया कि हम जो है इस संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे, हमको अलग राष्ट्र चाहिए, बहिष्कार कर दिए। अब इस समय की अब बैठक हो या ना हो, लेकिन किसी प्रकार से बैठक हो गया। जब इसमें हुआ और प्रांतों ने भी अपना जो है सदस्य नहीं भेजा, मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार कर दिया, फिर भी उसके बावजूद भी 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो आप नाम जानते होंगे कि चर्चिल ने इसकी आलोचना की और खूब वहां से भारतीयों को पसंद नहीं करते थे, भारत से पता नहीं कौन उनकी दुश्मनी थी, इतना चिढ़े रहते थे। जब वो मुख्य प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, तो भारतीयों के विरोध में षड्यंत्र रचा करते थे कि किस प्रकार से भारतीयों को बर्बाद किया जाए, किस प्रकार से भारतीयों को दबाया जाए। उसी के बीच में इन्होंने कहा कि संविधान सभा ऐसी सभा है जिस प्रकार से बिना दूल्हे के बारात रहती है, यानी संविधान सभा है लेकिन दूल्हा नहीं है, दूल्हा भाग गया है, उस बारात की तरह है। लेकिन बारात किसी प्रकार से 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, अध्यक्ष चुना जाना था। देखिए अब अध्यक्ष किस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि आखिर में इनको अस्थायी अध्यक्ष किस आधार पर चुना गया था। तो इसको चुनने के पीछे भी फ्रांस के हम प्रथाओं या रूढ़ियों को ध्यान में रखकर इनको चुना गया था, क्योंकि फ्रांस में जब किसी अध्यक्ष को चुना जाता था कि जो सबसे बूढ़ा वहां हो उस सभा में, उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। आप देखेंगे कि सहकारी सोसाइटियों में और अन्य कोई छोटे छोटे सभाओं में जो बूढ़ा बुजुर्ग रहता तो उसको अध्यक्ष बना करके अपना सभाएं किया जाता था। तो उसी आधार पे फ्रांस के का ही रिचुअल को फॉलो किया गया था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस समय के लिए अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब इसमें कौन कौन शामिल हुआ, कौन कौन शामिल नहीं हुआ? इसमें 2 लोग शामिल नहीं हुए, मुस्लिम लीग नहीं शामिल हुई और देसी रियासत नहीं शामिल हुए। ये दोनों लोग शामिल नहीं हुए। ये पहली बैठक हुई। फिर दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर को हुआ, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया और 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए। 2 उपाध्यक्ष, एक थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक, एक थे वीटी कृष्णाचारी। ये 2 जो है, ये 2 उपाध्यक्ष थे और एक अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई के रहने वाले थे, बिहार के जीरादेई है, सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये इनका बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे और ये दोनों हाथ से लिखते थे। इनके बारे में एक बार कहा गया था कि जब एग्जाम दे रहे थे तो लिखा रहता नहीं है कि इनमें से 5 में से 3 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कीजिए और उसका उत्तर दीजिए। इन्होंने 5 क्वेश्चन का उत्तर दिया और इन्होंने लिख दिया कि आप इनमें से 3 अच्छा उत्तर चुन लीजिए, कि मैंने 5 का उत्तर दे दिया। तो एग्जामिनर ने लिखा कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे और विद्वान भी थे, होशियार थे। अब ये सब हो गया।
अब देखिए, संविधान सभा की बात हो और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात ना हो तो बड़ा अधूरा अधूरा सा लगता था। देखिए, उस समय जो की बात है, जब संविधान सभा गठन हो रहा था तो हम उसमें संविधान का निर्माण करने और संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात हो रही थी। तो नेहरू जी ने कहा कि ऐसा कर, गांधी जी से नेहरू जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि आइवर जेनिंग्स को बुलाते हैं और उनको संविधान सभा को ऐसा करते हैं कि आइवर जेनिंग्स को बुलाते हैं और इनसे संविधान का निर्माण करवाया जाएगा। उसके हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि उस समय अन्य देशों के संविधान अच्छे तरीके से जानते थे और आइवर जेनिंग बढ़िया पकड़ भी रखते थे। तब वहीं पे गांधी जी ने कहा कि हम विदेशियों को बुलाएंगे अपना देश का संविधान बनाने के लिए, और अपने देश में एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा विद्वान है जो विश्व के कई संविधानों का जानकार है और बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, हमारी देश काल की परिस्थितियों को समझता है, भारत का ही है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन व्यक्ति है। तब गांधी जी ने कहा कि वो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्हीं को आप लेकर के आइए और उन्हीं से संविधान के जो प्रारूप समिति है उन्हीं का अध्यक्ष चुनिए और उन्हीं को इसकी जिम्मेदारी दीजिए, और वह देश काल परिस्थितियों के आधार पर एक अच्छा ड्राफ्टिंग कर लेंगे, उस पर अच्छी तरीके से अपना काम करेंगे। तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में इनवाइट किया गया। तो देखिए, हर व्यक्ति को, हर विद्वान को, जो जो विद्वान था किसी न किसी प्रकार से चुन करके भेजा गया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो पहले थे, वो जो प्रथम जो चुनाव हुआ था शुरू में, तो वो पूर्वी बंगाल से चुन करके आए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि 389 जो सीट था वो सब पूरे भारत के लिए था, जब पाकिस्तान नहीं बना था। तो जो प्रथम जो चुनाव हुआ था वो पूर्वी बंगाल से थी, ठीक। अब प्रथम चुनाव में पूर्वी बंगाल, फिर जब वो देश से चला गया, पाकिस्तान में चला गया, तो फिर उनकी सदस्यता रद्द हो गई, फिर उनको फिर चुना गया। तो वो मुंबई के पूना सीट से उनको रिक्त कराया गया। तो मुंबई का पूना सीट रिक्त कराया गया। बंबई का पूना सीट उसे रिक्त कराया गया। और जो रिक्त किसने किया था, जो एक थे एम.आर. जयकर ने अपना सीट इस्तीफा दे दिया कि बाबा साहब आइए, यहीं से आप फिर चुनाव लड़िए। और फिर इसके बाद में उनको एम.आर. जयकर ने खाली किया और यहीं से उपचुनाव करा करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा भेजा गया चुन करके। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, क्योंकि संविधान निर्माता, संविधान का शिल्पी कहा गया जाता। जो महत्वपूर्ण समितियां थी जिसको प्रारूप समिति कहते थे, उसके अध्यक्ष इनको बनाया गया था, और उनकी दूरदर्शिता के कारण आज हमारा संविधान इतना बेहतरीन और सबके अधिकारों और सबके आकांक्षाओं पर खरा उतरता है। ये तो हो गया। फिर आगे हम देखते हैं संविधान सभा की, आप देखेंगे संविधान सभा की कार्रवाई। अध्यक्ष भी बन गए, उपाध्यक्ष भी बने गए, संविधान सभा के सारे सदस्य चुन करके आए, पहली बैठक भी हो गई। अब संविधान सभा की कार्रवाई क्या होती है, तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि किन किन उद्देश्यों के लेकर के हम संविधान सभा का गठन किए। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए। अब उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि भारत के गरीबों को उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, बंधुता, पिछड़े हुए व्यक्ति को अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखा जाएगा, लोकतंत्रात्मक ढांचे को मजबूत किया जाएगा, मौलिक अधिकारों को दिया जाएगा, मानव गरिमा के साथ
इन सब चीजों को जो आज हमारे संविधान में दिखता है, प्रस्तावना में दिखता है, उन सारी चीजों का समावेश किया गया था उद्देश्यों का, कि हम लोग इन उद्देश्यों पर इस प्रकार से हम लोग अपने संविधान सभा में संविधान का संरचना करेंगे, उन उद्देश्यों को लाया गया था। ठीक है, और 22 दिसंबर को इसमें पारित हुआ। 8 दिन का व्यापक विचार किया गया उन उद्देश्यों पे कि हाँ किन किन उद्देश्यों पर हम लोग संविधान का संरचना करेंगे, और 22 दिसंबर 1946 को पारित किया गया। 22 दिसंबर 1946 को पारित किया गया। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि आजाद भारत में कब पहली बार बैठक हुई, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आजाद भारत में जो पहली बैठक थी, आजाद भारत यानी स्वतंत्र भारत में जो पहली बैठक थी वो 14 अगस्त 1947 को आयोजित की गई। 14 अगस्त 1947 को आयोजित की गई थी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब इसी ये तो हो गया, तो धीरे धीरे जो है क्या हुआ कि बीच में भारत आजाद हो गया। ये तो गुलाम भारत की थी, ये कि आप तो जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, भारत को आजादी दी गई, और 14 को पाकिस्तान बना, और 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली। तो जब भारत को आजादी मिल गई तो जो संविधान सभा था वही संसद का भी काम करने लगा। तो उनकी दो बैठकें होती थी, जब क्योंकि अभी देश आजाद हुआ था, उनको देश के लिए कानून भी बनाना था और अपनी सारी चीजें जो थी सिस्टम बनाना था, सरकार को भी चलाना था। तो कभी कभी वो संविधान सभा का भी काम करती थी और वही जो है वो संसद का भी काम करती थी। तो उस समय जो संविधान सभा थी तो उसके कुछ रूप निकल के आए, उसके कुछ आइडिया निकल के आए कि क्या क्या हो गई थी। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसमें जो संविधान सभा जो थी वो संप्रभु सभा बन गई। तो संविधान सभा थी एक संप्रभु हो गई, एक संप्रभु सभा बन गई। ये संविधान सभा एक संप्रभु सभा है। ठीक, अब संप्रभु सभा हो गई तो उससे क्या हो जाएगा, तो पुरानी विधियों को क्या कर सकती थी, संशोधन कर सकती है, समेकन तथा निरसन भी कर सकती थी। ये सारी चीजें कर सकती थी, इसके पास इतना पावर आ गया था। तो संविधान सभा के दो काम थे, एक विधायिका थी, एक संविधान बनाना, यानी संविधान सभा के कार्य उस समय। ठीक, दो कार्य थे। पहला है संविधान बनाना, यानी संविधान सभा, और दूसरा जो था वो विधायिका यानी संसद का भी काम करती थी। अब आपको पता होगा कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन विधायिका जो थे तो उस समय संसद थी, तो संसद के सदस्य कौन थे, संसद के अध्यक्ष, तो इसमें जीवी मावलंकर थे, जीवी मावलंकर। ये जब संसद आज ये जो विधानसभा थी, संविधान सभा जो थी, जब ये विधायिका का काम करती थी, इसका अध्यक्ष जीवी मावलंकर करते थे अध्यक्षता, और जब ये संविधान बनाती थी तो इसकी अध्यक्षता जो है राजेंद्र प्रसाद करते थे। ये सब ऐसी चीजें थी। वाचन हुआ, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ये सारी चीजें हुई। अब हम लोग बात करेंगे समितियों का, कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन सी समिति बनाई गई, कुछ प्रमुख समितियों का हम बात करेंगे। ठीक, अब देखिए, जो पहले कई प्रकार की समितियां बनाई गई, जैसे नियम समिति,
झंडा समिति, नियम संचालन समिति, प्रारूप समिति, बहुत सारी ऐसी समितियां बनाई गई जिससे कार्य को बंटवारा किया जा सके और जिम्मेदारियां दी जा सके कि कौन काम किस प्रकार से होगा और किस तरीके से होगा। क्योंकि किसी देश का संविधान निर्माण करना यानी आने वाले समय का निर्माण करना और भविष्य का निर्माण करना होता है, और जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए संविधान का निर्माण, इतना बड़ा देश है तो इन सब चीजों का बड़ा ख्याल रखा गया था। छोटी छोटी चीजों पे कई कई दिनों तक चर्चा होती थी, तब उसके इसमें निष्कर्ष निकल के इस चीजों को रखा जाता था। तो इतना दिन लगा संविधान बनाने में। उस समय के लोग कितने दूरदर्शी थे, उनके पास अभी जस्ट तुरंत ही स्वतंत्रता आई थी, इन सब चीज को ख्याल रखना था। तो हम ये बात करेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बड़ी महत्वपूर्ण होता है। परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। उसमें भी थोड़ा सा डीप पूछता है जाके अन्य परीक्षाओं में, तो उसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं समितियों के बारे में कि कौन कौन सी समिति थी। प्रमुख समिति थी, देखिए, नियम समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास था, ये इसके अध्यक्ष थे। इन सब ये सारे लोग अध्यक्ष थे, समिति और अध्यक्ष, इन लोगों को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक। प्रांतीय समिति और परामर्श समिति जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतों को आप देखते हैं कि प्रांतों और देशी रियासतों को एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना बड़ा योगदान है। उन्हें बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था इनका रोल। देशी रियासतों को किस प्रकार से भारत में मिलाए, एन केन पकलेन, हैदराबाद, जूनागढ़, कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी, तो इनका बड़ा योगदान है। और ये भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं, आयरन मैन। ठीक। ये प्रारूप समिति जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब था कि प्रारूप समिति जो थे बी आर अम्बेडकर साहब थे। झंडा समिति और मूल अधिकारों का उप समिति जो थी जेबी कृपलानी साहब के पास था। और जो अल्पसंख्यक समिति थी वो एच.सी. मुखर्जी था। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा कि कौन कौन से अध्यक्ष थे। देखिए, हम लोगों को बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं केवल प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं कि इसमें कितने सदस्य थे, कौन से अध्यक्ष थे और क्या क्या हुआ था। हम प्रारूप समिति के बारे में ही थोड़ा सा आगे जानकारी लेते हैं। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का ही काम था कि संविधान का उस ढांचे को तैयार करना कि किस प्रकार से उनका प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से संविधान का निर्माण होगा। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे और ये अध्यक्ष बनाए गए। और इसमें सदस्य थे आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राय, ये बी.एल. मित्र के स्थान पे आए थे। और एक थे एन गोपाल स्वामी अयंगर और डी.जी. खेतान साहब थे। 1948 में जब टी.टी. कृष्णाचार्य की मृत्यु हो गई, उनके स्थान पे इनको नियुक्त किया गया था। ये सब लोग इनको संविधान का प्रारूप बनाने के लिए, संविधान की रूपरेखा, संविधान का ड्राफ्ट खींचने के लिए इनको नियुक्त किया गया। और प्रारूप समिति का जो निर्माण किया था तो 29 अगस्त 1947 में एक संकल्प पारित करके इस समिति का गठन किया गया और अंबेडकर साहब को अध्यक्ष बनाया गया। अब प्रारूप समिति ने पूरा विचार किया, विचार करके 2 या 3 वाचन में अपना प्रस्तुत किया और उसी पे चर्चा हुई, बहस हुई। उसके बाद में जाकर के 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान जो है अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया। कुछ प्रावधान उस समय भी लागू थे, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति ने बहुत विचार के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, संविधान सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो जो प्रथम वाचन था, प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर
1948 तक चला। प्रथम वाचन, इसमें बहुत सारे सुधार हुए, चर्चा हुई, बहस हुई कि कौन से प्रावधान को रखा जाए, कौन से प्रावधान को नहीं रखा जाए। फिर दूसरा वाचन जो हुआ 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये बहुत लंबा वाचन चला। इसमें बहुत सारा व्यापक विचार विमर्श किया, बहुत जबरदस्त विचार विमर्श किया गया कि किस प्रावधान को रखा जाए, किस प्रावधान को ना रखा जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। इसमें जो है 7635 संशोधन आया है, 7635 संशोधन है, जिसमें से 2437 को स्वीकार किया गया कि इन संशोधनों को हम मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और इसमें संशोधन होना चाहिए। फिर जो तीसरा वाचन जो हुआ वो 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 को चला। तो तीसरा वाचन जो दूसरा वाचन हो गया, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। और इसी दिन आप जानते ही हैं संविधान को 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस भी मनाया जाता था। पहले संविधान दिवस मनाया जाता था, उसके बाद इसको पहले विधि दिवस मनाया जाता था, अब इसको संविधान दिवस के नाम पे जानते हैं। और इसमें जो है 15 अनुच्छेद जो है इसी दिन लागू कर दिए गए थे। 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे इसी दिन। कौन कौन से अनुच्छेद लागू कर दिए गए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अंगीकृत आत्मार्पित किया गया तो उस समय 200, देखिए जब मुस्लिम लीग जब चली गई थी तो उस समय हमारे पास 299 सदस्य थे। 299 सदस्यों में से उस दिन 26 नवंबर जो है 1949 को केवल 284 सदस्य मौजूद थे वहां पे हस्ताक्षर करने के लिए। और यह सब प्रावधान किया गया था कि इसी दिन हमें संविधान को लास्ट वही सिग्नेचर होना था। उसके बाद से कुछ प्रावधान 15 जो अनुच्छेद थे उसी दिन लागू हो गए थे, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 334, 366, 367, 372, 380, 388, ठीक, 391, 392, 393। और ये बातें जो है 394 में लिखी हुई हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि इस अनुच्छेद को लेकर के और अन्य इतने अनुच्छेद जो है उसी दिन 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। और उसके बाद में जो आप जानते ही हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था। इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो हम लोगों की जो जर्नी थी संविधान सभा की संस्थाओं के विकास मूल्यों को लेकर के, अब तक हम लोग संविधान सभा का गठन तक पढ़ करके ओके कर दिया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना की किस कारण आया, प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं है। प्रस्तावना को देखिए, प्रस्तावना को लाने वाले नेहरू जी, जो वर्तमान प्रस्तावना है वो नेहरू जी ने ले आया था। उससे पहले जो है BN राव साहब ने 2 लाइन का प्रस्तावना लेके आए थे, उसको नहीं अस्थायी रूप से कुछ दिनों तक के लिए उसको स्वीकार किया गया था। उसके बाद से उसको हटा करके फिर नेहरू जी नए प्रस्तावना को ले आए और फिर उसके बाद से अपना वही जो आज के प्रस्तावना में चलते हैं। हम लोग उस प्रस्तावना के पढ़ते वक्त हम लोग इस बात करेंगे कि संप्रभु क्या है, न्याय किस पर क्या होती है, समाजवाद क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब, अधर्मिता तो नहीं है या धर्म से तटस्थ है, हम भारत के लोग क्या मतलब है, हमारे भारत की जो संप्रभुता है कहाँ है, कौन संप्रभु है, क्या भारत में ऑस्ट्रेलियन सिद्धांत लागू होता है। इन सब मुद्दों पे बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक का हम लोग चर्चा करेंगे। क्या भारत का संविधान जो है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या संविधान का भाग नहीं है, कब संविधान का भाग माना, कब संविधान का भाग नहीं माना, हम लोग वीरू का
केस पढ़ेंगे, केशवानंद भारती का पढ़ेंगे, जस्टिस द्विवेदी ने क्या कहा, जस्टिस खन्ना ने क्या कहा, बहुत सारे लोग, मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा, क्या उनका विचार था और क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता था, किस प्रकार से हो सकता है, जस्टिस द्विवेदी का वो स्टेटमेंट भी हम लोग देखेंगे। इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।